दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर हम सोचते हैं कि एक क्रॉप उगाना यानी फसलें उगाना एग्रीकल्चर होता है। नहीं, एग्रीकल्चर सिर्फ फसलें उगाना नहीं होता। इट इज़ द साइंस, ये एक साइंस होती है एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। ये एक साइंस होती है और आर्ट होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल का, और रेजिंग करना यानी ग्रोइंग करना क्रॉप्स का, क्रॉप्स यानी फसल, एंड रेयरिंग यानी पालन पोषण करना एनिमल्स का, यानी पशु पक्षियों का पालन पोषण करना एग्रीकल्चर होता है। सेकंड है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? द फार्मिंग इन विच क्रॉप्स वर ग्रोइंग बाय ओल्ड एंड प्रिमिटिव टूल्स। ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं पुराने और प्राचीन टूल से यानी औजारों से, एंड नो यूज ऑफ न्यू टूल्स और मॉडर्न टूल्स। और उसमें ऐसी फसलों में उगाने में ना ही कोई नए टूल यानी नया औजार या नए आज के ज़माने के औजारों का प्रयोग होता है। ऐसी फार्मिंग को हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। थर्ड है कैरेनल। कैरेनल क्या होता है? एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड। एक टाइप की ग्रेन है जो कि यूज होती है फूड के लिए। फोर्थ है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है आपको हिंदी में बता देता हूँ। ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें फार्मिंग की जाती है काफ़ी समय तक एक पर्टिकुलर लैंड के पीस के ऊपर, यानी छोटे से लैंड का हिस्सा उसके ऊपर की जाती है जब तक उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं हो जाती, तब तक उस पर की जाती है। बाद में क्या होता है, जैसे वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो किसान जो क्या करते हैं उस पर आग लगा देते हैं, उस ज़मीन पे आग लगा देते हैं और उसे काफ़ी समय के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो उसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस इंक्रीज हो सके, और कुछ सालों बाद उस पर वापस वो यानी उस पर फसल उगाना शुरू कर देते हैं। और ऐसी हम जो ये है इसमें बर्न वगैरह किया जाता है और चेंज कर दिया जाता है, तो हम इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसका नाम है वैसे तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है इसका रियल नेम। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ से। फिफ्थ क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड बेटर एग्रीकल्चर इनपुट्स। ऐसी फार्मिंग जिसमें है ना इंक्रीज एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो और बेटर एग्रीकल्चर इनपुट्स यूज़ की जाती हैं ताकि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। सिक्स्थ है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है, फार्मिंग तो होती है लेकिन फार्मर क्या करते हैं, इन विच फार्मर ग्रो द क्रॉप विद इन अ एम। एक एम के साथ यानी एक लक्ष्य के साथ है ना फार्मिंग, यानी क्रॉप्स वगैरह को, एनिमल्स को पालन पोषण करना, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? उनका जो लक्ष्य क्या होता है कि उन्हें मार्केट में बेचना है, इसलिए ऐसी जो एग्रीकल्चर है इसे हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, यानी ऐसी फार्मिंग या ऐसी एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सेवंथ है HYV सीड। HYV सीड क्या होते हैं? एक टाइप के हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, यानी फसलों को उगाने में, ताकि वो बेटर और हायर ज़्यादा मात्रा में उग सकें। जैसे ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो होते हैं राइस और वीट के आते हैं। एट्थ है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? इसमें क्या होता है, अ लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ वन क्रॉप, कि एक ही क्रॉप की यानी एक ही फसल की लार्ज स्केल पे यानी बड़ी मात्रा में फार्मिंग की जाती है, उसे उगाया जाता है। रिसेम्बलिंग द फैक्ट्री प्रोडक्शन, और रिसेम्बलिंग की जाती है फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ यूजुअली, ये ज़्यादातर यूजुअली होती है करेक्टरिस्टिक्ड बाय द लार्ज स्टेट्स, बड़ी बड़ी स्टेट्स में, और हग होता है। ये इसमें काफ़ी सारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन और एंड ट्रेड का यूज़ होता है। इसमें काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें आती हैं। नाइन्थ है रबी सीज़न। रबी सीज़न क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे है ना एक रबी क्रॉप आना था, यहाँ पे टाइपिंग में गलत होके सीज़न लिख दिया गया है। रबी सीज़न या रबी क्रॉप क्या होता है? अ क्रॉप सीज़न या एक क्रॉप सीज़न होता है। अच्छा सही है गाइस, यहाँ पे रबी सीज़न ही आएगा। अ क्रॉप सीज़न, एक क्रॉप सीज़न होता है डैट स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ विंटर, जो कि स्टार्ट हो जाता है बिगिनिंग यानी शुरुआत के
सर्दियों की शुरुआत में, एंड कंटिन्यूस और लगातार चलता रहता है समर यानी गर्मियों की शुरुआत तक। तो उसे हम रबी सीजन कहते हैं। अब खरीफ सीजन क्या होता है? खरीफ सीजन होता है एक क्रॉप सीजन होता है ये भी, जो कि स्टार्ट होता है वन सेट ऑफ मानसून। मानसून क्या होता है? बारिश, यानी एक बार बारिश पड़ जाने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। एंड कंटिन्यूस और तब तक चलता रहता है जब तक विंटर की शुरुआत नहीं हो जाती। 11th है जैद सीजन। जैद सीजन क्या होता है? एक शॉर्ट क्रॉप सीजन होता है, एक छोटा क्रॉप का सीजन होता है समर का यानी गर्मियों का। 12th है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? एक फिनोमिनल एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल क्रॉप्स। ये क्या होता है? एक फिनोमिना और अनस्टेड है जो कि इंक्रीज किया जाता है प्रोडक्शन की नेचुरल क्रॉप्स में। 13th है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? एंड आर्टिफिशियल। इसका जो आर्टिफिशियल मीन्स है इरिगेशन का वो है पानी पहुंचाना, यानी पानी पहुंचाना यानी पानी देना ऐसी क्रॉप को जो खड़ी हैं उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। 14th है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है? ज्वार, बाजरा एंड रागी कॉल्ड मिलेट्स। 15th है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट सेक्शन, यानी क्रॉप्स का यानी फसलों का उगाना डिफरेंट सेक्शन यानी अलग अलग सेक्शंस में ऑन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में एक सीजन से अगले सीजन तक, और मेंटेन करना सॉइल की फर्टिलिटी को क्रॉप रोटेशन कहलाता है। 16th है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर क्या है? स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। ये एक स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन होता है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 17th है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। रेयरिंग यानी पालन पोषण करना सिल्कवॉर्म का, ताकि उनसे जो रॉ सिल्क है वो निकाली जा सके, तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। 8th है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर क्या होता है? जूट इज नाउ एज गोल्डन फाइबर। जो जूट है उसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। 19th है वाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फूड। वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फूड भी फ्लड कहा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एक फिनोमिनल है और ये एंड सस्टेन्ड इंक्रीज है प्रोडक्शन। ये भी है ना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था वो क्रॉप की नेचुरल क्रॉप्स के लिए था, और ये क्या प्रोडक्शन मिल्क की प्रोडक्शन को बनाने के लिए एक फिनोमिना है, और सस्टेन्ड इंक्रीज करने के लिए मिल्क की प्रोडक्शन को ये है। क्या नाम था इसका? वाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड। 20 नंबर है ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ब्लड लेस के रेवोल्यूशन ये क्या होता है? भूदान में क्या हुआ था एंड ग्रामदान में एक मूवमेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, तो उसे इज नाउ एज द ब्लड लेस रेवोल्यूशन, जिसे हम ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहते हैं। 21th है जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी। अगर ये पूछ ले जीडीपी की डेफिनेशन बताओ, ये क्या होता है? एक फाइनल वैल्यू होती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? अ फाइनल वैल्यू ऑफ goods and services which produced at a particular time of a year of all the countries, होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एक सिंगल कंट्री की। 22 है ICAR। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इसकी डेफिनेशंस है। 23 है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? अ फूड सिचुएशन एक फूड सिचुएशन होती है डेट एंश्योर, जो कि एंश्योर करवाती है एबिलिटी ऑफ एक्वेट फूड। यानी ये क्या करती है? फूड सिक्योरिटी क्या करती है कि जो फूड को है ना चेक करती है कि उतनी मात्रा में तो है ना कि सारे के सारे सिटीजन्स के पास पहुंच जाए कंट्री में। 24 है पीडीएस। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है? इट इज अ प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करवाता है फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कोमोडाइट्स एट द सस्टेन प्राइस, और एक सस्ते प्राइस पे रूरल और अर्बन एरियाज में। 25th है FCI। FCI क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एरिया, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। 26th है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP क्या होता है? मिनिमम
ग्रांटेड प्राइस, एक मिनिमम ग्रांटेड प्राइस होता है क्रॉप्स का, और ये फिक्स्ड होता है और अनाउंस्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन। क्रॉप के सीजन से उगने से पहले ही ये तय किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और फिक्स्ड होता है। एट विच इट वुड बी रेडी, जब तक जो क्रॉप्स है वो रेडी नहीं हो जाती परचेज करने के लिए एनी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप में ऑफर टू इट फॉर स्केल बाय फार्मर। 27th है बीपीएल। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन होती है। 29th है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? मर्जर ऑफ इकोनॉमिक। मर्जर होता है इकोनॉमिक का ऑफ इंडिविजुअल कंट्री का, एक कंट्री का, इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। 30 है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? द फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स। ऐसी फार्मिंग जिसमें कोई भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। 31 है होल्डिंग। होल्डिंग क्या होता है? अ पार्सल ऑफ लैंड। एक पार्सल होता है लैंड का, बाउंडेड बाय अ सिमिलर पार्सल, जो कि बाउंडेड होता है एक सिमिलर पार्सल से ऑन ऑल साइड, सारी साइड्स की तरफ। है आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स, तो हम अब इन्हें भी और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। जो इंडिया है वो एक मेनली यानी ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। About 2/3 population of India is engaged in agriculture activities। यानी 2/3 जो है पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल है। यानी कई लोग फार्मिंग करते हैं, कई लोग एनिमल का पालन पोषण करते हैं, डेयरी वगैरह चलाते हैं, तो वो सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आता है। क्योंकि एग्रीकल्चर, अब आप लोग सोच रहे होंगे डेयरी वगैरह ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया था एनिमल्स को पालना भी एग्रीकल्चर होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, रीजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग द एनिमल। तो इसमें क्या है? आप गाय को पालोगे, उससे दूध जो मिलेगा वो आप मार्केट में सेल करोगे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। जो एग्रीकल्चर है ना वो एक इम्पॉर्टेंट बेस है इंडिया की इकोनॉमिक का, सोसाइटी का और कल्चर का। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड ग्रेन टू द पीपल। जो एग्रीकल्चर है वो प्रोवाइड कराता है फूड ग्रेन पीपल्स को। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये साथ में फूड तो प्रोवाइड करवाता ही है पीपल्स को यानी लोगों को, लेकिन ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस यानी मसाले आर एक्सेट्रा आर सम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट आर एक्सपोर्टेड। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्टेड किए जाते हैं आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज वगैरह में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हाँ जी, अब फार्मिंग के भी टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल इन्वायरमेंट के अनुसार, क्लाइमेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, फार्मिंग वेरीज। यानी जो फार्मिंग है ना वो क्लाइमेट के ऊपर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड है इंडिया के अंदर। फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, सब्सिस्टेंस से लेके कमर्शियल टाइप तक। एट प्रेजेंट यानी अभी प्रेजेंट में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिस्टम एज प्रैक्टिसाइज्ड। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग फार्मिंग के तरीके या अलग अलग फार्मिंग की जाती है। इन विच प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग आर इम्पोर्टेंट। ये सारी जो फार्मिंग्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव। अब हम इन जो टाइप्स की बात करी थी हमने, अब इन्हें और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है इज प्रैक्टिसाइज्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स और ओल्ड टूल्स। ऐसी सब्सिस्टेंस, ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें हम, या ऐसी फार्मिंग जिसमें जो फार्मर हैं
वो पुराने टूल्स का और ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं फार्मिंग के करने के लिए। और ये जो फार्मिंग होती है ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। मॉनसून क्या होता है? बारिश का मौसम। अब अगली इन दी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय बर्निंग वेजिटेशन। जो क्या होता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में क्या करते हैं लोग, फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, लैंड लेते हैं, उसका पूरा क्या कर देते हैं, पूरा जो इलाका है एक छोटे से पैच में जितनी भी चीज़ें हैं उसको जला देते हैं या उसे क्लियर कर देते हैं। फिर कुछ समय तक उस पर क्या करते हैं, फूड उगाते हैं, यानी प्रोड्यूस कैरनल। ये कैरनल क्या होता है, एक टाइप का ये फूड ग्रेन होता है। एंड अदर फूड क्रॉप सस्टेन देयर फैमिली, खुद की फैमिली वगैरह के लिए भी उगाते हैं, दूसरे इलाके पे फिर वहाँ पे उगाते हैं। जैसे जैसे उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी इज डिक्रीज, जब डिक्रीज हो जाती है तो क्या करते हैं फार्मर्स, किसी और पैच के लैंड पे, यानी लैंड की किसी और पैच पे, यानी छोटा सी जगह और ले लेते हैं और उस पर खेती करना स्टार्ट करते हैं। जिस पे वो पहले खेती कर रहे थे उसको आग लगा के छोड़ देते हैं। आग लगाने से क्या होगा, वहाँ पे जितना भी वेस्ट होगा वो जल के राख बन जाएगा, जिससे क्या होगा, जो राख होती है वो सॉइल के लिए अच्छी होती है, इसलिए जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम ऐसे एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम है अलग अलग रीजन्स में, जैसे ज्यूमिंग हो गया नॉर्थ ईस्टर्न में इंडिया के, बिवार हो गया और धाइया हो गया मध्य प्रदेश में, पोडू और पैंडा हो गया आंध्र प्रदेश में, पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा इन ओडिशा में हो गया, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में हो गया, वल्लरे हो गया साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान में, खिन होता है हिमालय बेल्ट्स के, एंड कुरवा होता है झारखंड में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नाउन एंड मिल। अब कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज में क्या, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, कॉनिको कहा जाता है वेनेजुला में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, लद्दाख कहा जाता है इंडोनेशिया में, एंड रे कहा जाता है वियतनाम में। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स विच इज प्रैक्टिसाइज्ड। इसमें क्या होता है, जो फार्मर है ना वो एक लेबरों की तरह काम करते हैं लगातार और इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स की यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हाई पॉपुलेशन का है ना प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। इन दिस एग्रीकल्चर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल। इस एग्रीकल्चर के अंदर अब हाई पॉपुलेशन है तो जल्दी जल्दी फसल चाहिए होगी ताकि लोगों को खाना मिल सके, तो क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं और इरिगेशन करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग अगली है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है? ऐसी फार्मिंग जिसमें सिर्फ जो फार्मर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, जो फसल है या जो भी कुछ चीज़ है उसे मार्केट में बेचना, तो हम उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन, जो प्लांटेशन है वो भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही हिस्सा है, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया पे ग्रो किया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है इन इंडिया? टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। ये जो कुछ इंडिया के अंदर जो टी है, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, गन्ना है यानी बनाना यानी केला जो है एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। अवर कंट्री हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन। हमारी कंट्री में 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं विच इज़ कैन बी नेम्ड एज, जिनके नेम कुछ ऐसे हैं, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न, जैद सीज़न। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं इन इंडिया? आर सोन। रबी क्रॉप जो है इंडिया के अंदर सोन होती है विंटर के अंदर और हार्वेस्ट की जाती है स्प्रिंग के अंदर यानी पतझड़ के मौसम के अंदर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप, रबी क्रॉप कुछ इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी है? वीट हो गई, बार्ले हो गई, पीस हो गई, पीस यानी मटर, वीट यानी कनक, ग्राम यानी दाल, मस्टर्ड हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी रबी क्रॉप्स हैं इम्पोर्टेंट। खरीफ क्रॉप की बात करें, ऐसी क्रॉप जिन्हें जैसे ही मानसून आता है यानी बारिश का मौसम आता है, एक बार बारिश पड़ जाती है तो इन्हें उगाया जाता है और इन्हें सितंबर में हार्वेस्ट कर दिया जाता है।
इसकी जो खरीफ की जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर जो उगती हैं वो है मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसे कॉटन हो गई, जूट हो गई, ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन हो गया एक्सेट्रा। इन स्टेट्स लाइक असम, कुछ स्टेट्स में जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन। पैडी की भी 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती है इन अ ईयर के अंदर। ओस हो गया, अमन हो गया एंड ब्रो हो गया। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन। हाँ, कुछ जो क्रॉप्स हैं वो जैद सीजन में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, शुगर केन हो गया एंड फोडर क्रॉप्स हो गया। ये क्रॉप्स हैं जो जैद सीजन में उगाई जाती है। अब मेजर क्रॉप्स की बात करें, मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द इंडिया आर राइस। वो कौन सी है? राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्स है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल है, सीड है, कॉटन है, जूट है एक्सेट्रा। अब हम इन जो क्रॉप्स की बात करी थी, अब हम इन्हें भी और भी ज़्यादा डिस्कस में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राइस क्या होता है? राइस सबको पता है कि एक खाने की चीज़ होती है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं वाइट कलर के, वो राइस होते हैं। राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। जो राइस है वो एक स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी की इंडिया की। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो सेकंड यानी दूसरे नंबर पे है राइस को उगाने में, चाइना के बाद। यानी फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। राइस इज अ खरीफ क्रॉप। राइस क्या एक खरीफ क्रॉप है। यानी खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जिन्हें एक बार बारिश में डालते उगा दिया जाता है। विच क्रॉप रिक्वायर हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर रिक्वायर करती है एंड हाई रेनफॉल रिक्वायर करता है। राइस इज ग्रोन, जो राइस है वो ग्रोन किया जाता है प्लेन्स एरिया में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज में भी किया जाता है एंड डेलेक्टिक रीजन्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट है वीट। आफ्टर राइस के बाद वीट इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। जो कनक है वो हमारी, या वीट जो है उस राइस के बाद हमारी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। दीज आर 2 मेजर वीट ग्रोइंग जोन्स। यहाँ पे जो देयर आर यानी 2 क्रॉप के ग्रोइंग जो वीट है उसको उगाने के जोन्स हैं कंट्री के अंदर। पहला है द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड बैक सॉइल रीजन ऑफ द डिकेन। नेक्स्ट है मिलेट्स क्या है? ज्वार, बाजरा एंड रगी आर द मेजर मिलेट्स। ये जो ज्वार है, बाजरा है, रगी है, यानी छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, ये क्या है? मिलेट्स हैं जो कि उगाए जाते हैं इंडिया के अंदर, इसलिए इन्हें कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। ज्वार जो है, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट, ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट फूड क्रॉप है इंडिया की इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट एरिया एंड प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन और एरिया के अनुसार। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ज्वार के, यानी सबसे ज़्यादा ये जो स्टेट्स हैं ये उगाती हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश से भी महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रगी। जो कर्नाटका है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रगी का, फॉलोड बाय तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के द्वारा भी किया जाता है। मेजर मेज की बात करें, प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आंध्र प्रदेश हैं। पल्सेस होती दाल इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आना था गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी उसके लिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर as well as the consumer of pulse in the world। इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही है, साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है दालों का। मेजर दाल कौन कौन सी? दैट आर ग्रोन इन इंडिया, जो कि ग्रोन होती है इंडिया के अंदर, वो है तुर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस,
एंड ग्राम। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो मेजर पल्सेस यानी दालों को उगाने वाली स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। अब नेक्स्ट है शुगर केन। शुगर केन क्या है? शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल तो है ही है, साथ में सब ट्रॉपिकल भी है, क्रॉप है, विच ग्रोज वेल इन हॉट एंड हमिड क्लाइमेट, जो कि उगता है हॉट और हमिड क्लाइमेट में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील, यानी पहले नंबर पे तो ब्राजील है, दूसरे नंबर पे इंडिया है जो प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर शुगर केन। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर मेजर शुगर केन उगाने वाली स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। ये सारी जो स्टेट्स हैं ये इंडिया के अंदर शुगर केन उगाती हैं, यानी गन्ने को उगाती हैं। ऑयल सीड की बात करें, द मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट सा यानी टी, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, ये सनफ्लावर्स, ग्राउंड। अब क्या ये इन सारों की जो हमने बात करी है, ऑयल सीड कौन से सीड होते हैं जिनको उगा के बाद में उनका ऑयल निकाला जाता है? तो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, जो ग्राउंडनट है वो खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट्स ऑफ द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन आना था, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आना था, तो गाइस रॉन्ग हो गया थोड़ा सा इन कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है टी जो है, टी इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रेवेज क्रॉप। जो टी है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवेज क्रॉप है इंडिया की। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है असम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, फिर जलपाईगुड़ी है डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है। इन 2016 के अंदर इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। कॉफी जो है इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर बना था चाइना के बाद टी का। कॉफी के इंडियन कॉफी इज नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो इंडिया की कॉफी है वो वर्ल्ड में उसकी अच्छी क्वालिटी के कारण जानी जाती है। द अरेबिक क्वालिटी ब्राउट फ्रॉम येमेन इज नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के अंदर वो है इंडिया और कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इंडिया was the सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का वर्ल्ड के अंदर 2014 में था। और रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जो रबर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज का। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, ये ज़्यादातर केरला में उगता है, तमिलनाडु में उगाया जाता है, कर्नाटका में उगाया जाता है, अंडमान निकोबार में उगाया जाता है आइलैंड्स पे। फाइबर्स की बात करें, फाइबर्स के प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। जो प्रोडक्शन है सिल्क फाइबर की वो सेरिकल्चर होती है। आपको ऊपर भी कुछ टॉपिक्स जो थे हमने उसमें बताया था। इंडिया इज़ द ओरिजिनल प्लेस ऑफ कॉटन। जो इंडिया है वो कॉटन का ओरिजिनल प्लेस है। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन दी 2016 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल। जो कॉटन है वो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल के सूखे हुए पार्ट्स में उगती है। ऑफ डिकेंड प्लेट्यू के साथ जूट इज आल्सो नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जो जूट है उसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो जूट की जो उगाने वाली जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा और मेघालय। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कलेक्टिवेशन, consolidation of holding
cooperation and abolition of jamidari etc. are given priority है to bring about the institutional reform जो कि लाई गई हैं इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म के लिए कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंटेंटेड इन इंडिया टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो भी लाया गया था इंडिया के अंदर ताकि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा मिल सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसे सही किया जा सके और अच्छा किया जा सके। द डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो लगातार जो डिक्लाइन हो रहे थे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसको सीरियस कर दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंक्रीट एफर्ट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने कंक्रीट एफर्ट बनाए टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, मॉडर्न करने के लिए एग्रीकल्चर को इंडिया का। इस्टेब्लिश्ड ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इस्टेब्लिश्ड किया गया इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर का। रिसर्च की गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हुई, बनाई गई और वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड की। वेटनरी यानी जो फसलों को बीमारियां अगर लग रही हैं उसे सही किया जा सके, इसलिए वेट होता है जो सही करता है, यानी डॉक्टर मान लो जानवरों का, या जानवरों का होता है वैसे तो डॉक्टर, और ये फसलों का भी होता है। एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की गई, रिसर्च हुई और डेवलपमेंट हुई फील्ड्स के अंदर, मेट्रोलॉजी हुआ एंड वेदर फॉरकास्ट भी किए गए एक्सेट्रा। काफ़ी सारे काम किए गए थे। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग, ये सारे इसलिए किए गए थे ताकि इम्प्रूव हो सके इंडिया का एग्रीकल्चर। किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी बनाए गए, सम स्कीम्स भी आई, इंट्रोड्यूस्ड भी हुई। द गवर्नमेंट्स फार्मर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर, इससे काफ़ी सारा बेनिफिट भी हुआ फार्मर्स को, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड भी करवाया गया। गवर्नमेंट्स के द्वारा फार्मर्स को कुछ नहीं बहुत सारा बेनिफिट्स। इन द ऑर्डर टू एंश्योर द एबिलिटी ऑफ फूड, ऑर्डर करने के लिए, इन ऑर्डर के अंदर एंश्योर हो सके फूड की एबिलिटी कितनी है, अवेबिलिटी यानी कितने मात्रा में फूड है, टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सारी सेक्शन में सोसाइटी के अंदर। अवर गवर्नमेंट, अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने केयरफुली क्या किया, डिज़ाइन किया एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे इंडिया पे क्या अफेक्ट पड़ा एग्रीकल्चर में, इंडिया के एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS जो है, ये प्रोग्राम थे जो प्रैक्टिसाइज हो गए, लो ग्रेन्स हो गए, लैक ऑफ ग्रेन हो गया था सॉरी, एंड अदर एंशियल कॉम्बिडेट्स हुए, सब्सिडाइज्ड हो गए, प्राइसेस हो गए, यानी जो प्राइसेस थे वो बढ़ गए रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में। और ग्लोबलाइजेशन से जो पहले थे पार्शली वो क्या थे, 1990 से जो पहले थे, तो FAO जो है इंडिया का बैन एक्सपोर्ट, उसने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट करना और न्यू चैलेंजेस को, लेकिन नए नए चैलेंजेस आए ताकि जो इंडिया की जो फसलें हैं वो हाई क्वालिटी की बन सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकोगनाइज, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी वो रिकोगनाइज की गई एज अ पावरफुल सप्लीमेंट, एक पावरफुल सप्लीमेंट के अंदर इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड, नई हाइब्रिड वेराइटीज़ के लिए सीड्स के लिए नई HYV सीड्स बनाए गए। इंडियन फार्मर्स जो थे उन्हें भी डाइवर्सली क्रॉपिंग पैटर्न, उन्हें अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न आने लगे फूड ग्रेन को उगाने के लिए और हाई वैल्यू मिलने लगी क्रॉप्स को बेचने की। दिस विल इंक्रीज इनकम, इसने क्या किया, अब हाई यानी अच्छी मात्रा में और अच्छी पैसों में, अच्छी रकम में या अच्छे रोकने में फसलें बिकेंगी तो फार्मर्स को फ़ायदा तो होगा। उससे क्या हुआ, फार्मर की जो इनकम थी वो इंक्रीज हो गई और रिड्यूस हो गया इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इजराइल, इटली एंड चाइल्ड प्रोड्यूस, चाइना आना था गाइस यहाँ पे, इजराइल, इटली एंड चाइना प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप, वो ज़्यादा महंगी क्रॉप्स बेचते हैं और इंपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री में और सक्सेसफुली हैं इकोनॉमिक के लिए। तो गाइस आपका चैप्टर हो चुका है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।